नमस्कार, प्रदेश के चर्चित डिबेट शो आज की फाइट में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। अंता में प्रत्याशी को लेकर बीजेपी का मंथन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा और अब तो विपक्षी भी ये कहने लग गए हैं कि क्या नामांकन के आखिरी दिन ही बीजेपी का प्रत्याशी आएगा। आखिरकार पेच कहां फंसा है, इस पर लगातार जितने मुंह उतनी बातें हैं। लेकिन भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ का यह कहना है कि जन सेवक को टिकट देंगे। तो वहीं आज भी दिन भर बीजेपी मुख्यालय से लेकर पार्टी के बड़े नेताओं के बंगलों पर दावेदारों का जमावड़ा रहा। इससे पहले प्रभुलाल सैनी ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से मुलाकात की। तो वहीं जनसेवक की खोज में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बीच में विस्तृत चर्चा हो चुकी है। लेकिन नाम अभी कहा जा रहा है कि फाइनल नहीं होगा। कांग्रेस पहले उम्मीदवार उतार चुकी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उस बात को लेकर के है कि आखिरकार बीजेपी में प्रत्याशी चयन को लेकर इस देरी के मायने क्या है। आज इसी पर करेंगे आज की फाइट की सबसे बड़ी चर्चा। पहले रिपोर्ट। उपचुनाव में भाजपा के टिकट का काउंटडाउन शुरू हो गया है। बीजेपी किसी भी वक्त उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर सकती है। नंदलाल सुमन, प्रभुलाल सैनी का नाम चर्चा में है। अंता में सैनी वोटर्स ज्यादा है, इसीलिए कयास लग रहे हैं कि सैनी समाज को मौका मिल सकता है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्हीं की पार्टी के एक वरिष्ठ मंत्री जो भरत सिंह जी कुंदनपुर, जिन्होंने खुला एक नारा लगाया था, भाया रे भाया खूब खाया। अब इस प्रकार के भ्रष्टाचार के आरोप उन्हीं के एक मंत्री ने लगाए और वो मुख्यमंत्री जी उस समय के या उस समय के उप मुख्यमंत्री जी, उस समय के शिक्षा मंत्री जी और वर्तमान नेता प्रतिपक्ष सभी उनके गुणगान करने में लगे हुए। अंता विधानसभा सीट का उपचुनाव बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। बीजेपी अभी अपने कैंडिडेट को लेकर मंथन कर रही है। सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा है कि क्या बीजेपी वसुंधरा राजे की मंजूरी के बाद ही टिकट फाइनल करेगी। भाजपा से पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी ने पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के आवास पर उनसे मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब 45 मिनट तक बातचीत हुई है। सियासी गलियारों में प्रभुलाल सैनी के उपचुनाव में प्रत्याशी बनाए जाने की चर्चा जोरों पर है। अंता विधानसभा उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज है। तो वहीं आज कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया ने अपनी पत्नी जिला प्रमुख उर्मिला जैन भाया और बेटे के साथ अंता रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय पहुंचकर अपना नामांकन जमा करवाया। प्रमोद जैन भाया ने भाजपा पर कांग्रेस के पूर्ववर्ती सरकार में शुरू किए गए कामों को रोकने और विकास न कराने के आरोप लगाए हैं। एक से बढ़कर एक जो ऐतिहासिक कार्य हुए स्वीकृत हुए थे, या तो उनको कछुए की चाल पे धीमा किया गया या कई जगह काम बंद पड़े हुए हैं और कई काम अभी तक चालू नहीं हुए। अंता विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां जोरों पर है। देखना होगा कि बीजेपी किसे मैदान में उतारती है। क्या बीजेपी इस बार चौंकाएगी? आज प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा, आज की फाइट इसी मुद्दे पर। तो आखिरकार अंता की जंग दिलचस्प हो रही है और आज की डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले आज के महत्वपूर्ण सवालों पर एक नजर डालते हैं। सवाल नंबर 1 कि अंता की जंग बीजेपी का प्रत्याशी कब, इसे लेकर के चर्चाएं तेजी से चल रही हैं। लोग पूछ रहे हैं कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कब घोषित होगा। अलग अलग नामों को लेकर के भी कयास है। कोई कह रहा है सुमन को टिकट दी जा रही है, तो कोई कह रहा है वहां पर प्रभुलाल सैनी पर दांव चल सकती है, कोई कह रहा है कि एससी कैंडिडेट आ सकता है, कोई कह रहा है किसी और जाति का कैंडिडेट आ सकता है और इसी तरह से अलग अलग नामों को लेकर के भी लगातार चर्चाएं हैं। सवाल नंबर 2 ये कि उपचुनाव अंता का बीजेपी का दांव क्या है, क्योंकि बीजेपी की प्लानिंग इसे लेकर क्या है और कैसे बीजेपी इस पूरे चुनाव को फाइट कर रही है, इस पर भी हम सवाल करेंगे। सवाल नंबर 3 महत्वपूर्ण सवाल ये कि कांग्रेस प्रत्याशी ने क्या नामांकन से सियासी बढ़त ले ली है, क्योंकि पहले कांग्रेस ने प्रत्याशी डिक्लेयर किया और उसके बाद कांग्रेस के प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया ने नामांकन भी पहले दाखिल किया है। तो ऐसे में कई तरह की चर्चाएं क्षेत्र में भी है, प्रदेश में भी है। इसको लेकर क्या चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं आज के हमारे मेहमानों का। हमारे साथ हैं विकास बारट, बीजेपी के प्रवक्ता। हमारे साथ राजेंद्र आर्य हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता।
साथ ही हमारे साथ हैं एसपी मित्तल, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, राजीव जैन साहब राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, और कुछ और मेहमान भी जुड़ेंगे। आप सबका स्वागत है। सबसे पहले मैं विकास जी आप ही से शुरुआत करूंगा कि जनसेवक की खोज कब तक पूरी हो जाएगी आपकी? देखिए हेमंत जी, भारतीय जनता पार्टी और हमारी विपक्षी पार्टी कांग्रेस की कार्यशैली में एक बड़ा अंतर है। यहाँ पर अलग अलग गुट और परिवारों की राजनीति चलती है। दूसरी तरफ हमारी पार्टी के आप देखें तो हमारे यहाँ बूथ स्तर से समिति का गठन होता है, जो मंडल, जिला और प्रदेश तक कार्यकर्ताओं का एक पूरा चैनल है, एक पूरी प्रक्रिया है। तो मैं मानता हूँ कि हमें इतने सारे कार्यकर्ताओं में से चयन करने में स्वाभाविक तौर के ऊपर पार्टी जो है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को फॉलो करती है, जहां पर पार्टी का शीर्ष नेतृत्व से लेके बूथ स्तर तक का कार्यकर्ता अपनी राय रखता है, तो स्वाभाविक है कि वहां समय लगना आवश्यक है। दूसरी बात, अंता के अंदर पहले से भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे और आज की परिस्थितियों को और वहां की गणित को देखा होगा आप लोगों ने भी, तो वहां पर यह तय है कि भारतीय जनता पार्टी पिछली बार से कई गुना ज्यादा मतांतर से चुनाव जीतने जा रही है। तो उस स्थिति को देखते हुए कार्यकर्ताओं में सभी में जोश है और ज्यादा बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो चाहते हैं कि उनको अवसर मिले। तो ऐसे में उनमें से किसी एक को छांट पाना ये सहज ही समय लगने वाली प्रक्रिया है। तो भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जो है वो इस प्रकार का एक उम्मीदवार जनता के सामने रखा जाएगा जो अंता की विधानसभा की जनता के लिए समर्पित होकर कार्य करेगा, ना कि कांग्रेस की तरह अपने गुटबाजी को समर्पित होकर। और जिस प्रकार का वहां पर उम्मीदवार किया गया है और जो वहां पर देखने को मिल रहा है वो खेल हमारे यहाँ होगा, बल्कि एकजुट भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो है वो अंता की विधानसभा को जल्द ही जो है वो देखने को मिलेंगे। जी आर्य साहब, आज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कहा कि कांग्रेस में तो गुटबाजी है और इसीलिए एक नाम आ गया पहले से और यहाँ पर अलग अलग गुटों की लड़ाई है। तो ऐसे में लेकिन बीजेपी में ऐसा नहीं होता है। उन्होंने कहा बीजेपी जो है वो जनसेवक की तलाश कर रही है, जनसेवक को उतारा जाएगा। देखिए हेमंत जी, बीजेपी में क्या होता है, अभी हमने 3 दिन पहले कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के अंदर जब सतीश पूनिया जी की किताब का विमोचन था, तब राजेंद्र राठौड़ जी ने कहा था, मैं और पूनिया जी जब 87 नंबर पे थे तब हमको सांप ने डसा। तो वो किस सांप ने डसा शायद उन्होंने बताया नहीं, लेकिन उसी के साथ में मदन राठौड़ जी का जब नंबर आया तो वो बोले कि 2008 में आपने मुझे डसा और 2018 के अंदर मेरे को पूनिया जी ने डसा। तो ये जो इनके प्रदेश अध्यक्ष है, जिनको भी सांप पे सीढ़ी का खेल खेल रहे हैं और सांप डस रहे हैं। आज देखिए वसुंधरा जी, जो इनका विमोचन का कार्यक्रम था उसमें भजनलाल जी भी नहीं आए थे, मुख्यमंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी भी नहीं आई थी। अब देखिए ना इनके अंदर कितने गुट है, कितना विरोधाभास है। आज आप बताइए कि यहां पर 12 अंता के अंदर जो इनको प्रत्याशी घोषित करना है, एक तरफ तो ये अपने आप को अनुशासित और कैडर बेस्ड पार्टी कहते हैं, लेकिन वसुंधरा जी के बंगलों के चक्कर काट रहे हैं। आज एक बात बताइए, वसुंधरा जी ने बीच में अभी कल ही कहा था कि आप किसी को भी पार्टी के कैंडिडेट को टिकट दे दीजिए। अरे भाई आप देखिए ना, अंदर खाने कहीं ना कहीं चल रहा है, लेकिन इससे इतर ये इनका अंदरूनी मामला है। हमारे को इनसे बहुत ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि इनके अंदर कलह पड़ चुकी है। अब सवाल ये उठता है कि जिस राजस्थान के अंदर 23 महीने पहले ये लोग सत्ता में झूठ बोलकर आए थे, आज आप देखिए अस्पतालों में मरीज सुरक्षित नहीं है, स्कूलों में बच्चे सुरक्षित नहीं है, अपराध पूरी तरीके से चरम पर है, बसों के अंदर यात्री सुरक्षित नहीं है और मतलब जहरीली दवा पीने से बच्चे मर रहे हैं। आप देखिए स्कूलों की बिल्डिंगें गिरी, उसके अंदर बच्चे मरे। ये झालावाड़ का ही मामला था, वसुंधरा जी के चुनाव क्षेत्र का मामला था। आज कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है आप बताइए। जो गैंगस्टर है खुलेआम ऑपरेट कर रहे हैं, 5-5 करोड़ की फिरौतियां मांग रहे हैं, खुलेआम मतलब नागरिकों को मार रहे हैं, जो हमारे बड़े कारोबारी हैं उनको मार रहे हैं। आप देखिए ना, यहां सवाल ये उठता है डीएपी के लिए कालाबाजारी, और ये कृषि अधिकारी खुद कालाबाजारी में लिप्त है। कृषि मंत्री एक दिन सैंपल लेके आते, अगले 2 महीने बाद भी कृषि विभाग उन्हीं सैंपलों को कह देता नहीं साहब सैंपल सही है। तो झूठा कौन है, कृषि विभाग के अधिकारी या कृषि मंत्री? आज देखिए बिजली की दरें 15% बढ़ा दी, 1 अक्टूबर से अधिसूचना जारी कर दी। आप बताइए, आपका स्थायी शुल्क बढ़ा दिया, 1 रुपए आपका जो कि रेगुलेटरी सरचार्ज है वो बढ़ा दिया। अरे आप लूटने के लिए थोड़ी आए हो, आप डीएपी के लिए हमारा किसान लाठियां खा रहा है। आप बताइए ना, राजस्थान के अंदर पूरी तरीके से इनके न्यूरो सर्जरी विभाग का एचओडी, जो जिसका नाम मैं नहीं लूंगा, लेकिन वो मनीष अग्रवाल जिसका नाम है, वो आदमी
मतलब ब्रेन कॉइल आए, जिस मरीज के ब्रेन कॉइल लगा दो, 1 लाख की रिश्वत लेते हुए खुलेआम पकड़ा जाता है और वो आरएसएस और इनके चिकित्सा प्रकोष्ठ से जुड़ा हुआ आदमी है। आप बताइए, ऐसे ऐसे लोगों को इन्होंने संरक्षण दे रखा है। और तो और चिकित्सा मंत्री जब जोधपुर के अंदर उनसे मतलब अस्पताल के अंदर जो आईसीयू के अंदर आग लगी थी, 11 लोग मारे गए थे, उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। चिकित्सा मंत्री को राजधानी पहुंचने में 18 घंटे लग जाते हैं और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के भाग जाते हैं। अरे आप कर क्या रहे हो? राजस्थान को किस हाल पे छोड़ दिया है? आप 23 महीने पहले सत्ता में आए थे और हम उन तमाम मुद्दों पे कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से एकजुट है। जैसा कि आपने देखा, हमारे तमाम बड़े नेता, प्रदेश के नेता, वहां के स्थानीय नेता, सभी लोग शामिल थे और उन्होंने भाया जी के मतलब निर्वाचन के लिए पूरी तरीके से अपील की है। जी ठीक है। मित्तल साहब, 3 बयान अशोक गहलोत कहते हैं कि भाई उनका तो मैं क्या करूं, हमारे वाला तो सबसे पहले हमने उतार दिया। मदन राठौड़ कह रहे हैं कि वहां पर कांग्रेस में गुटबाजी है। बाया कह रहे हैं कि नरेश मीणा बीजेपी की बी टीम का हिस्सा है। कैसे देखें? और एक तरफ बीजेपी अपना कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं कर पा रही है। देखिए हेमंत, आज अंता उपचुनाव को लेकर राजस्थान में 2 बड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। एक तो यह कि नामांकन भरा प्रमोद जैन भाया ने और उसके अंदर कांग्रेस के सारे तमाम नेता, और ये दिखाने के लिए कि क्या नाम से कांग्रेस एकजुट है। अशोक गहलोत से लेकर सचिन पायलट, डोटासरा, जूली, सारे तमाम नेता वहां मौजूद आए। और दूसरी तरफ जो भाजपा ने अभी तक अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया, उसको लेकर एक वर्चुअली बैठक हुई। राजस्थान में एक कोर कमेटी बनी हुई है, कोर कमेटी की बैठक हुई। चूंकि सारे लोग आ नहीं सकते थे, शायद वर्चुअली तय किया गया कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए, और जो निर्णय हुआ है उसका लेके केंद्र को भिजवा दिया गया। उम्मीद जब आज शाम को जब कहने से मदन राठौड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो सारा मीडिया ये सोच रहा था कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भाजपा के उम्मीदवार की घोषणा की जाएगी, लेकिन उन्होंने एक राजनीतिक बयान दिया और ये जो कांग्रेस के उम्मीदवार है उन पर बयान आरोप लगाया कि भरत सिंह जी कुंदनपुर क्या कहते रहे। ये सारा ये घटनाक्रम हुआ। लेकिन मेरा ये कहना है कि देखिए, जो चुनाव है उसके अंदर प्रचार की भी अपनी एक भूमिका होती है। इसमें कोई दो राय नहीं कि भाया ने, प्रमोद जैन भाया ने पहले नामांकन दाखिल कर कांग्रेस ने उनकी उम्मीदवारी की घोषणा करके भाजपा से प्रचार के क्षेत्र में तो बढ़त हासिल की है। लेकिन इसकी दूसरी तरफ यह है कि जब भी नरेश मीणा क्या नाम से कांग्रेस के सामने खड़े हुए हैं, तो कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ा है। हमारे सामने उपचुनाव रहा है देवली उड़ियाना का, वहां पर कांग्रेस की जमानत जब्त इसीलिए छपरा का भी राज जी कि नरेश मीणा वहां पर छबड़ा का। इससे पहले छबड़ा के अंदर 2023 का चुनाव हुआ, तब भी नरेश मीणा के कारण कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। देखिए, नरेश मीणा की, हेमंत, मेरा ये मानना है, आप उसकी जो उपस्थिति को, उनकी उम्मीदवारी को, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों नहीं निकाल सकते। ऐसा नहीं है कि नरेश मीणा सिर्फ कांग्रेस के नुकसान पहुंचाएंगे, भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन जो पिछला रिकॉर्ड रहा है उसमें नरेश मीणा की वजह से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। राजीव जैन साहब, कैसे इसे देखा जाए कि एक तरफ नरेश मीणा और अभी जो नामांकन दाखिल कर चुके हैं प्रमोद जैन भाया, क्या हम इसे मानकर चलें कि कांग्रेस पार्टी को सियासी बढ़त मिली है नामांकन में, या इसका असर आगे आने वाले चुनाव पर पड़ेगा, मतदान पर पड़ सकता है? बीजेपी में देरी के मायने क्या है सर? 2 सवाल है मेरे। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस ने रणनीतिक तौर पर बढ़त तो हासिल कर ली भाजपा से। अब मुख्य मुकाबला तो कांग्रेस और भाजपा के बीच ही होगा। नरेश मीणा उसको तिकोनिया बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो राजस्थान में स्थिति है, कांग्रेस और भाजपा मुख्य प्रतिद्वंदी दल है, हम इन दोनों पे ही केंद्रित करें अपनी चर्चा को, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस ने रणनीतिक बढ़त हासिल कर ली है। अब भाजपा में उम्मीदवार क्यों तय नहीं हो पा रहा है, तो उसके पीछे स्पष्ट है कि हाड़ौती के 2 बड़े नेता, एक पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और एक लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, इन दोनों के बीच एक टकराव की स्थिति है। इस वजह से भाजपा अपना उम्मीदवार तय नहीं कर पा रही। ओम बिरला तो चाहते हैं कि प्रभुलाल सैनी को टिकट मिले और वसुंधरा राजे किसी और को चाहती होंगी। तो इन दोनों के टकराव के कारण अंतिम वो फैसला नहीं हो पा रहा पार्टी का। जबकि भाजपा की केंद्रीय समिति ने जो और राज्यों में उपचुनाव हो रहे हैं विधानसभा के, उनके उम्मीदवार घोषित कर दिए, लेकिन अंता का नहीं हो पा रहा राजस्थान का। तो ये साफ जाहिर करता है कि भाजपा में कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति है, कहीं मतभेद बुलाने की कोशिश हो रही है। आज प्रभुलाल सैनी को भी भेजा गया कि वसुंधरा राजे से मिल आए, उनको राजी कर लें कहीं ना कहीं। तो उस तरीके की कवायद भी पार्टी में चल रही है। तो अब जितना देरी होती जाएगी, क्योंकि उस क्षेत्र में वो वसुंधरा राजे का क्षेत्र है, तो निश्चित तौर पर उनकी सबसे ज्यादा चलेगी। उन्होंने बड़े अनमने मन से कल कहा कि मेरे को तो पार्टी जो कहेगी, जहाँ भेजेंगे वहां चली जाऊंगी, जैसा निर्देश देंगे
कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी तो साफ झलक रही है। और पार्टी का एक खेमा पूरी तरीके से जो भी, जिसको हम कह सकते हैं जो नेतृत्व कर रहा है या सत्ता में है, वो प्रभुलाल सैनी के पक्ष में। प्रभुलाल सैनी पूर्व में वसुंधरा राजे के समर्थक हुआ करते थे, लेकिन पिछले कुछ समय से उन्होंने पाला बदल लिया, वसुंधरा जी से नाराज है। कुछ इस तरीके की चीजें तो जरूर भाजपा में है, चाहे भाजपा उसको छिपाए, लेकिन ये तय है कि कांग्रेस में भी गुटबाजी है। लेकिन आज जिस तरीके से नामांकन की सभा हुई, उसने ये एक संदेश देने की कोशिश की गई कि पूरी कांग्रेस एकजुट है। उसमें आप देखिए कांग्रेस, देखिए मदन राठौड़ जो उन्होंने इस सभा को भी टारगेट किया कि अभी प्रदेश में कैसे हालात चल रहे हैं, कई मौतें हो गई, हादसे हो रहे हैं, और इस दौरान इस तरह से भीड़ और प्रदर्शन उचित नहीं कहे जा सकते। दूसरा, उन्होंने जो बयान दिया कि गुटबाजी को लेकर, उसके क्या मायने हैं। उन्होंने ये भी कह दिया कि भरत सिंह भाया को लेकर क्या क्या कहते थे, और आज वही कांग्रेस जो है वो भरत सिंह को गए हुए इतने दिन हुए हैं अभी, और अभी भाया के पीछे खड़ी नजर आ रही है। देखिए हेमंत, राजनीति में बयान तो सबके चलते रहते हैं। अब अशोक गहलोत ने भी पायलट के लिए क्या क्या कहा था, आज दोनों एक मंच पर थे कि उस तरीके की उपमाएं दी थी। तो राजनीति में ऐसी चीजें चलती हैं। अभी मित्तल साहब जैसे कहते थे कि वो सतीश पूनिया जी की पुस्तक के विमोचन में किस किस तरीके के वक्तव्य आए सामने। उससे पहले वसुंधरा जी ने भी किस तरीके के वक्तव्य दिए कि भाई सीएम कैसा हो, कि उन्होंने जेंडर का उल्लेख करते हुए कैसा हो, नहीं कि देश कैसी हो। मतलब कहीं ना कहीं पार्टियों में ये सब चीजें चलती है। लेकिन ये तो मान रहे हैं कि सियासी बढ़त तो कांग्रेस ने कहीं ना कहीं प्रत्याशी पहले ऐलान करके या भाया का नामांकन से बनाई है। विकास बारड साहब, दो सवाल हैं कि एक तो क्या कांग्रेस की सियासी बढ़त कहीं ना कहीं बीजेपी को भारी नहीं पड़ेगी, दूसरा ये कि जो अभी राजीव जैन साहब कह रहे थे कि हाड़ौती के अंदर दो बड़े नेताओं में टकराव की स्थिति की वजह से देरी हो रही है, या सांप सीढ़ी का खेल बीजेपी में चल रहा है। देखिए बड़ा ही हास्यास्पद है, लेकिन खैर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के लिए ये चीज बिल्कुल आश्चर्यजनक होनी भी चाहिए थी। इनका सवाल उठाना मैं मानता हूं लाजमी है, क्योंकि जहां पर पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष अपनी सरकार गिराने के लिए विधायकों को लेकर चले जाए, वहां ऐसा हास्य, विनोद और ह्यूमर और आपसी परस्पर प्रेम कहां देखने को मिल पाता है। तो शायद ये उस विनोद को, उस आनंद को समझ नहीं पाए। इनके यहाँ तो ये टीका टिप्पणियां ही चलती हैं। तो ये उसी, इनको ये कौन समझाए कि अगर उनमें इतना इनमें वैमनस्य था तो वो एक मंच पे कर क्या रहे थे। ये हमारी पार्टी का लोकतंत्र है, पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं का आपस का प्रेम है, लेकिन ये नहीं समझ पाएंगे। इनके यहाँ तो आपस में बातचीत नहीं हो पाती है। राहुल गांधी जी को हाथ पकड़ पकड़ के यूं करने पड़ते हैं सभाओं में। दूसरा, देखिए रही बात सियासी बढ़त की, तो हेमंत जी सियासी बढ़त है कि अटंगियां हैं वो तो आप और पूरी जनता देख पा रही है। सचिन पायलट जी को अपना आदर्श मानने वाले नरेश मीणा जी चुनाव लड़ रहे हैं, जिनको शायद एक बार सचिन पायलट जी अगर मन से कह देते तो वो चुनाव नहीं लड़ते। और अशोक गहलोत जी के खासम खास सिपे सालार, अब वो तो देखिए मैं आप लोग कवर कर रहे हैं। आज तक नरेश मीणा जी कहां बोलते आए हैं, किन के बारे में बोलते आए हैं, ये तो आप सब देखते आ रहे हैं। और उनके चुनाव लड़ने से किसके नुकसान है, किसके फायदा है, वो गणित भी जो है वो आप लोग ज्यादा अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। तो बी टीम किसके हैं। और प्रमोद जैन भाया जी जो है वो तो अशोक गहलोत जी के देखा जाए तो वृहदस्त जिन पर रहा उन लोगों में से माने जाते हैं, और जिनको लेके विधानसभा के पटल पे इन्हीं की पार्टी के विधायकों ने कहा कि खूब खाया भाया रे भाया। वो भाया जी तब भी मंत्री बने रहे अशोक गहलोत जी की कृपा से। तो स्वाभाविक है सचिन पायलट जी के तो नजदीक वो हो ही नहीं सकते। और नरेश मीणा जी तो पायलट साहब के कितने नजदीक रहे हैं, कितना मानते हैं, ये पूरा राजस्थान और उनके बयानों में हर जगह देखने को मिला है। आज अगर वहां पर इस चीज को सियासी बढ़त अगर अपन डिस्कस करें तो मैं मानता हूं हेमंत जी इनकी कांग्रेस की ही आवाज उठाने पर हमने नहीं डाला, उनके कर्मों ने डाला। हेमंत जी, हम देखिए भारतीय जनता पार्टी में वैमनस्य की राजनीति नहीं होती। उन्होंने एक प्रशासनिक अधिकारी को थप्पड़ मारा, उसका वीडियो आप लोगों ने दिखाया, तो स्वाभाविक तौर पर राजस्थान के अंदर देखिए मैं तो आपको क्या कह रहा हूं हेमंत जी, जो भी कानून को हाथ में लेगा, कानून को दरकिनार करेगा, वो भले ही कोई भी हो, ये भजनलाल जी की सरकार है। यहां पर किसी को राजी करने के लिए कानून को यूज नहीं किया जाता, या किसी से बैर निकालने के लिए कानून को यूज नहीं किया जाता। जवाब दे रहे जो सही है वो सही है। दूसरा एक चीज और बता देता हूं हेमंत जी, मैं अभी अभी आप उन डॉक्टर के लिए कह रहे थे कि उनका यहां तालमेल था वहां तारे, तो भैया फिर पकड़े क्यों गए। अरे चोरी करते हैं पकड़े हमारी सरकार में जाते हैं, आपकी सरकार में संरक्षण पाते हैं, और आप कहते हो हमारे हैं। हमारे होते तो पकड़े थोड़ी जाते। आपने नहीं पकड़ा अपने आरपीएससी मेंबर्स को, हमने तो पकड़ा है भाई। तो जो पकड़ रहा है उसके साथ आरोप लगा रहे हो, मतलब जनता को बिल्कुल ही क्या बेवकूफ समझ रहे हो क्या।
जो पकड़ रहे हैं, कह रहे हो ठीक है, 1960 गांठ है, 60 गांठ होती तो पकड़ते जी, थोड़ी। आरिफ साहब, दो सवाल है कि देखिए- नरेश मीणा बीजेपी की बी टीम है या फिर कांग्रेस के सताए हुए ऐसे युवा है जिनको हर बार टिकट से वंचित कर दिया? पायलट साहब के राइट हैंड है सर, थिंक टैंक में है उनके। देखिए, अभी फिलहाल जो राजस्थान की जो कानून व्यवस्था की स्थिति है, चाहे आज देखिए कल देवली उनियारा के अंदर ही इनके ऊर्जा मंत्री के मतलब एस्कॉर्ट के वाहन से एक 5 वर्ष के बच्चे की डेथ हो जाती है, और जो गाड़ी मतलब मंत्री जी की जस्ट पीछे गाड़ी चल रही थी, और इतने असंवेदनशील और अहंकार में डूबे हुए मंत्री हैं कि उस बच्चे की मतलब मरने के बावजूद भी वो रुके नहीं। तो आप देखिए सरकार से आप क्या अपेक्षा करेंगे? राजधानी के अंदर 7 वर्षीय बच्चे के साथ में दुष्कर्म हो जाता है स्कूल के अंदर, खुलेआम खुलेआम मतलब सड़कों के ऊपर मौत दौड़ रही है। मतलब 5 साल का बच्चा एक ऐसी गाड़ी से जो स्कूल वाहन में चल रही है, जो कि अवधि पार है, उसका फिटनेस भी नहीं हुआ है। मतलब कितना भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है सर। आप देखिए ना, नवोदय विद्यालय के अंदर एक दलित बच्चे को मार दिया जाता है और कहता है कि साहब उसने आत्महत्या कर ली। नीमका थाना की घटना है। मतलब उदयपुर के अंदर एक नाबालिग बच्ची का दुष्कर्म होता है, उसके बाद सुनिए दुष्कर्म हो जाता है, उसके बाद 3.5 महीने से पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है, वो बच्चे को भी जन्म दे देती है। सूदखोरी से प्रताड़ित एक बाल विकास अधिकारी आत्महत्या कर लेता है। आज देखिए ना राजस्थान की राजधानी का क्या हाल है। नरेश मीणा से डर लग रहा है? राजस्थान की राजधानी के अंदर कोई सुरक्षित नहीं है। बाया कह रहे हैं कि नरेश मीणा से कोई डर नहीं लगता। सीधा देखिए, जो कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए चुनाव लड़े वो बीजेपी की बी टीम ही हो सकता है। मैं आपको यहां कह रहा हूं, नरेश मीणा कांग्रेस पार्टी में थे, वो कांग्रेस पार्टी में अनुशासित रूप में रहे तो पार्टी कभी ना कभी उनको टिकट देगी। इसमें क्या दिक्कत है? हर जगह चुनाव थोड़ी लड़ा जाता है। आप देवली में भी चुनाव लड़ोगे, आप दौसा में भी चुनाव लड़ोगे, आप छपरा में भी चुनाव लड़ोगे, आप अंता में भी चुनाव लड़ोगे। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए पार्टी, सुनिए, देखिए पार्टी मां होती है, और जो मां को गाली देगा ना वो पार्टी में कैसे अपना फायदा सोच सकता है? आप पार्टी को गाली दे रहे हो, पार्टी शीर्ष नेतृत्व को गाली दे रहे हो, और फिर आप कह रहे हो कि पार्टी आपके ऊपर एहसान करे। अरे कैसा? आप देखिए ना, आप पार्टी के अंदर वफादारी से, लेकिन मदन राठौड़ ये कह रहे हैं, आरिफ साहब मदन राठौड़ ये कह रहे हैं कि आपके ही बड़े नेता, दिग्गज नेताओं ने प्रमोद जैन भाया पर कितने गंभीर आरोप लगाए भ्रष्टाचार के, और वे स्वर्ग सिधारे नहीं। राठौड़ ने कभी 2 दिन पहले राजेंद्र राठौड़ पे आरोप लगा दिया, सतीश पूनिया पे आरोप लगा दिया। देखिए मदन राठौड़ के बयान को क्या गंभीरता से ले, वो तो खुद पर्ची से आए हुए हैं। आज जो खुद कह रहे हैं कि मेरे को 2008 के अंदर उन्होंने डसा, राजेंद्र राठौड़ ने सांप डसा, मतलब उनको टिकट नहीं दिया। फिर 18 के अंदर पूनिया जी ने डसा। आप बताइए, वो तो खुलेआम आरोप लगा रहे हैं, और पूनिया जी खुद खुलेआम आरोप लगा रहे हैं कि साहब हम 87 में थे, तो हमारे को सांप ने डसा और हम जीरो पे आ गए। नहीं लेते हैं, पर्ची से आए हैं। सांप सीढ़ी का खेल चल रहा है आपके नहीं, यहाँ पर। तो उनकी पार्टी सीरियस नहीं लेती सर। मदन राठौड़ को उनकी पार्टी भी सीरियस नहीं लेती, तो हम कैसे सीरियस ले? बताइए तो सही। विकास जी। जी अमन जी। हाँ, वो कह रहे हैं कि मदन राठौड़ को सीरियस नहीं लेते। दूसरा कह रहे हैं कि सांप सीढ़ी का खेल चल रहा है आपके पार्टी के भीतर, ऊपर चढ़े उसको सांप डस जाए। और मदन जी भी ये इस बात पर मोहर लगा चुके हैं, और राठौड़ साहब चोरों वाले वो भी लगा चुके हैं, वो भी कह चुके हैं। देखिए पहले तो इन्होंने कहा, सांप कौन है फिर? कि अपनी माँ को जो गाली दे वो पार्टी का नहीं हो सकता। सुनिए, ये पार्टी के प्रवक्ता हैं, ये कह रहे हैं कि जो अपनी माँ को गाली दे वो पार्टी का नहीं हो सकता। मैं तो कह रहा हूँ आप तो प्रवक्ता हो, अशोक गहलोत तो सीएम थे, नाकारा, निकम्मा, गद्दार, और आज आपकी रैली पर है, सभा पर है, मंच पर है, पदाधिकारी हैं, और आने वाले समय के मन में तो सीएम हैं। तो आपकी बातों की तो कितनी वैल्यू रह जाती है। बीच में मत बोलिए सर, मैं तो ये कह रहा हूं, अरे अपने टाइम में बोलिए ना, अनुशासित रहिए सर, अपने पार्टी के संस्कारों का परिचय मत दीजिए। मान लो ना, पप्पू पार्टी के हो ये मत साबित करिए ना, पप्पू पार्टी के हो ये मत साबित करिए ना, पर्ची से आए हुए पप्पू के प्रवक्ता हो मत साबित करिए ना। एक्सीडेंटल प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे उनके प्रवक्ता हो मत बोलिए ना। अरे पर्ची वाले नेहरू जी की पार्टी के हो मत बोलिए ना। अरे पर्ची वाले पप्पू जी की पार्टी के हो ऐसे मत बताइए ना। कुछ भी हो लेकिन गांधी परिवार के चापलूस हो, क्यों अपने संस्कारों का परिचय दे रहे हो? अरे मुझे बोलने दो ना सर, आप क्यों बता रहे हो कि झालावाड़ के अंदर बच्चे मर जाते हैं, आपके मंत्री जाते नहीं है वहां पे?
अरे दिव्या मदेरणा ने कहा था विधानसभा में कि मैं सुरक्षित हूँ। की मौत के दिव्या जिम्मेदार हो, मदेरणा बच्चों की विधायक मौत के जिम्मेदार हो, आईसीयू के अंदर मौतें हो गई, शर्म करो। आईसीयू के अंदर मौतें हो गई, आपके मंत्री गए नहीं, हैं बलात्कार मुख्यमंत्री करते जाते हैं हैं तो वहां पे आपके बंद कर दिया जाता है गृह उनके परिजनों को। शर्म करो। अरे शर्म आप कुछ करो, तो शर्म अस्पताल करो। में लोग मर चुल्लू रहे हैं, भर के पानी में अस्पताल डूब में मरो। मर रहे क्या हैं, मुंह से बोल रहे हो? आईसीयू के अंदर अपराध के मर रहे हैं, घटे हैं, मरीज छटपटाहट आईसीयू में मर रहे हैं, मरीज आईसीयू में मर रहे हैं, जा रहे हैं, मरीज आईसीयू में मर रहे छटपटाहट हैं, उस बात की अपराधियों है। गैंगस्टर बेकाबू है, निकरमा आपके नाकारा मुख्यमंत्री गद्दार को जिनको 3-3 कहते थे धमकी मिल वो आज जाती है, हावी हो रहे हैं। आपके छटपटाहट मुख्यमंत्री इस को बात 3-3 की बार है। धमकी मिलती है, अरे एक बार भैया, एक-एक करके वो जेल पर्ची छोड़ के पार्टी के अपराधी भाग प्रवक्ता, जाता है। अरे वो पर्ची पार्टी के प्रवक्ता जी, पप्पू पार्टी वो के आप पर प्रवक्ता पर्ची जी, पार्टी कहते हैं, आप कौन उन है? पर पर्ची यार, पार्टी देश कहते का हैं। एक माजरा परिवार क्या के है? चाटू अमित कारो, साहब छोटी सी बोल 10 दो सेकंड की भाई। टिप्पणी अरे है। गांधी ये परिवार के अंता चाटू कारो, उपचुनाव से बोल दो, लेकर ये के सब एक दूसरे पर चैनल सिर्फ है। आरोप प्रत्यारोप ही चल रहे हैं। देखिए हेमंत, ये जो अंता का उपचुनाव का जो परिणाम आएगा वो सरकार पर कोई फर्क नहीं डालेगा, नहीं कोई नाम से कांग्रेस के विपक्ष के भूमि पर कोई फर्क डालेगा। लेकिन ये जो चुनाव का परिणाम आएगा ये एक माहौल बनाएगा, और चूंकि इस चुनाव के तुरंत बाद ही स्थानीय निकाय पंचायत राज के चुनाव है, स्वाभाविक रूप से उसके माहौल फर्क बनाने नहीं में डाले, मदद लेकिन करेगा। बीजेपी आज- कहती है कि हमारे लिए छोटे से छोटा चुनाव भी बहुत महत्वपूर्ण सरकार है। को ये काम करना पड़ेगा जी। सर, सरकार राजीव इस जैन तरीके साहब। से नहीं कर सकती। हेमंत जनता जी, की देखिए। इनको आ रहा हूँ बता सर, दीजिए, एक किसी 10 को नहीं सेकंड बोलने राजीव जैन देंगे। साहब, फाइनल टिप्पणी। यदि भाजपा के विपरीत आया नतीजा तो जी। निश्चित तौर पर सरकार पे असर डालेगा कि भविष्य में सरकार का क्या रूप होगा। तो मतलब निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि असर तो ये निश्चित डालेगा ही, विपक्ष पे भी डालेगा और सत्ताधारी दल पे भी डालेगा। जिस भी दल की जीत होगी और जिसकी हार होगी, और इसीलिए देरी हो रही है भारत साहब, इसीलिए क्या इस गंभीर है चुनाव, इसीलिए देरी हो रही है, डर रहे हैं। हेमंत जी। जी, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, इनकी पार्टी में चलता है जो पहले गांधी परिवार के कान में फूंक राजीव मारी जैन आया, साहब वो कह रहे हैं अपना हाड़ौती उम्मीदवार के ले दो आया। बड़े नेताओं के राजीव बीच जैन टकराव साहब की से स्थिति पूछ है। रहे हैं। देखिए, मैं आपको क्या कह रहा हूं, कहीं बीजेपी में कहीं टकराव नहीं, 2 साल होने को आ गए इनको ये ढूंढते ढूंढते कांग्रेस वालों को कि कहीं पर कोई सुगबुगाहट मिले, लेकिन पूरी भारतीय जनता पार्टी उसी अनुशासन और उसी एकरूपता से जो है अब वो ये तो लगी बता हुई दो है। कब इनके तक यहाँ डिक्लेयर तो हो इतने समय तक जाएगा नाकारा मुकम्मा गद्दार प्रत्याशी हो क्या गया था। आखिरी दिन नामांकन के आखिरी इनके दिन यहाँ तो डिक्लेयर पायलट होगा। साहब सरकार अंतिम गिराने समय में। चले गए थे, गहलोत साहब ने नाकारा निकम्मा गद्दार कर दिया था। अब तक तो सरकार होटलों में जा पहुंची थी। चलिए, बहुत शुक्रिया इसी चर्चा बात में की शामिल frustration होने है के लिए कि आप इनको इस सभी का। प्रकार कुल का कुछ मिलाकर नहीं के मिलता। अंता की जंग पर लगातार आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला जारी है, और सभी चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों के लिए चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये चुनाव आगे की लाइन सेट करेगा, चाहे वो सरकार के कामों पर मुहर की बात हो या विपक्ष के लगातार जनता के मुद्दों को लेकर के लोगों के बीच में रहने की बात हो। इसे लेकर के एक संदेश तो जरूर जाएगा कि आखिरकार कौन कितना जनता के निकट है। आखिर फैसला अंता 12 की जनता ही करेगी।